नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान की जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त धूप छांव की तरह से होता है। जहां अच्छा वक्त छांव की तरह सुकून देता है, वहीं बुरे वक्त में संतुलित रहना इंसान के लिए एक चुनौती होती है। अक्सर अच्छा वक्त इंसान में घमंड भरता है और बुरा वक्त उसे तोड़ भी देता है। इसलिए वक्त कैसा भी हो, जरूरत है कि अपने हर फैसले को संभल कर लिया जाए, क्योंकि अगर गलत रास्ता चुना तो उसमें कोई शक नहीं कि उसका अंजाम भी गलत ही होगा। ऐसे ही समय के उतार चढ़ाव और उसके प्रभाव की कहानी है हमारा आज का ये केस। किधर है? उधर है सर। ये बाइक यहाँ पे कैसे? सर, लोखंडवाला के बैक रोड पर हमें जो मोटरसाइकिल मिली थी, आरटीओ से हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली। वो किसी राघव मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस राघव का एड्रेस भी लोखंडवाला का ही है। आरटीओ से हमने उसका फोन नंबर भी निकलवाया, लेकिन वो फोन अभी स्विच ऑफ है। गाड़ी में किसी तोड़फोड़ के निशान है? नहीं सर, कोई डैमेज नहीं है। राघव से जाके पता करो उसकी बाइक वहां कब से क्यों पड़ी थी। सर, राघव मेरा बेटा है, अभी कॉलेज गया है। अभी कुछ दिन पहले उसकी बाइक चोरी हो गई थी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, बट थैंक गॉड आपने ढूंढ ली। राघव का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका फोन और बाइक दोनों चोरी हुई थे। अब तक उसने नया सिम नहीं लिया है सर। तो आपने चोरी की पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं, वो दरअसल राघव का नया नंबर दीजिए। सर, मैंने आपको बताया ना, उसने अब तक नया नंबर नहीं लिया है। तो आपके कहने का मतलब है कि आज के जनरेशन का लड़का पिछले 2 दिनों से फोन यूज नहीं कर रहा है। ये कैसी आवाज है? कौन है अंदर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हमारा कुत्ता है, वो अनजान लोगों पर अटैक करता है सर। कुछ नहीं है। आपका कुत्ता अनजान लोगों पर अटैक तो करता है, लेकिन भौंकता नहीं है। हाँ सर, आपको इन लोगों ने क्यों बंद कर रखा था? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे के लिए अपने पापा से 10 करोड़ नहीं मांग सकती। मैं सिर्फ 5 करोड़ मांग सकती हूँ, वो भी हमारे राघव के लिए। अनु, एक माँ होके तू ऐसा कैसे सोच सकती है? तू तो मेरी हालत जानती है। तू अपने पापा से मांगना, वो तुझे दे देंगे। उनके पास बहुत पैसे, मैं कैसे मांगूंगी? अगर उनको पैसे नहीं दिए तो मेरे बेटे को मार। प्लीज अनु, मेरी ये नौटंकी करने से अच्छा है पैसों का इंतजाम करो। सुधी, वो 5 रुपए नहीं 5 करोड़ मांग रहे हैं। मैं नौकरी नहीं करती कि उनको जाके पैसे दे दूं, और अपनी ही दुकान पर काम करने को आकाश को तुम 30,000 रुपए देते हो। तुम कहां से लाओगी, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बात साफ है, तुम्हें अपने और हमें अपने बच्चे को बचाना है। अब तो बस मेरे पास एक ही चारा बच रहा है कि मैं जाके पुलिस को सब बता दूं। सर, मैं इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहती। मैं कंप्लेंट इसलिए लिखवाना चाहती हूँ कि दोनों बच्चे बच जाए हमारे, मेरा बेटा आकाश और मेरा भतीजा राघव। उन दोनों को आखिरी बार किसने देखा था या किससे बातचीत हुई? कल शाम दोनों वापस नहीं लौटे तो मैंने दुकान में फोन किया। दुकान का एम्प्लॉय श्याम ने बताया कि राघव दोपहर को आया और आकाश को अपने साथ लेकर गया, पर दोनों घर नहीं पहुंचे सर। हमने सुबह तक वेट किया और फिर आज अनुराधा के पास एक कॉल आया। हेलो, बहुत चिंता हो रही होगी ना दोनों की। टेंशन मत ले, आकाश और राघव दोनों मेरे पास है। और अगर तू चाहती कि दोनों सही सलामत तेरे पास वापस आ जाए तो 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर। 10 करोड़? क्यों, कम लग रहा है? 10 करोड़ बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और 2 लड़कों का 10 करोड़ कहाँ जाता है? एक लड़के का 5 करोड़ ही तो पड़ रहा है। मैं कल रात 10 बजे फिर फोन करूंगा। अगर तूने पुलिस का ऑप्शन सोचा ना, तो बेटे को जिंदा देखने का ऑप्शन खो देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ। सर, मैं जानती हूँ मैंने इनके साथ बहुत गलत किया सर, पर सर मैं अपने बेटे राघव को ही बचा सकती थी सर। इससे ज्यादा पैसे मेरे फादर नहीं दे सकते थे, और कुछ नहीं था सर। आप भूल रही हैं, सिर्फ आपका बेटा नहीं खोया, इनका भी खोया है। और जिस तरह से आप लोगों ने इन्हें पुलिस के पास आने से रोका है, वो गैर कानूनी है। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। हम आप दोनों के बेटे को किडनैपर्स से सही सलामत छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपने जिस नंबर से कॉल आया था वो इनसे लो, उसका लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। अगली बार कब कॉल करने के लिए कहा उससे? सर, रात 10 बजे। का मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है तैयारी करने के लिए। जिस नंबर से कॉल आया था उसके सर्विस प्रोवाइडर से बात करो, उसको कॉल इमरजेंसी है।
2 दिन का समय हम नहीं दे सकते, 2 घंटे के अंदर सारे डिटेल्स चाहिए, लोकेशंस के और कॉल्स के। ओके सर। बाइक से फिंगरप्रिंट्स लो, बाइक इनके हवाले कर दो, आप लोग जा सकते। सर, किडनैपर ने जिस मोबाइल नंबर से फोन किया था वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है और किसी सुशील जैन के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल तो ये नंबर बंद आ रहा है। और हाँ सर, आकाश और राघव का फोन वर्सोवा में स्विच ऑफ हुआ था। आपटे किडनैपिंग मुंबई में और रैंसम कॉल छिंदवाड़ा एमपी से, ये डेफिनेटली हमें गुमराह करने के लिए किया गया है। लेकिन जिसने भी कॉल किया है वो किडनैपर का साथी है। आकाश और राघव दोनों के फोन को सर्विलेंस पे डाल दो ताकि जैसे कोई हरकत हो हमें पता चल जाए। और साइबर क्राइम ब्रांच और छिंदवाड़ा पुलिस दोनों को अलर्ट करो। साइबर सेल से कहो जैसे ही किडनैपर दोबारा फोन करे उसके लोकेशन को ट्रेस करे ताकि छिंदवाड़ा पुलिस उसे अरेस्ट कर सके। ओके सर। एक घर के 2 बच्चे गायब थे, पर घर के अंदर की कलह की वजह से घर के सदस्य आपस में ही बटे हुए थे। अनुराधा और सुधीर सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहते थे, उन्हें आकाश से कोई हमदर्दी नहीं थी। खून का रिश्ता होते हुए भी ना कोई प्यार था ना अपनापन। ये उन बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि खबर पुलिस तक जा पहुंची। मुंबई पुलिस ने छिंदवाड़ा पुलिस से संपर्क किया और साइबर क्राइम ब्रांच को भी सतर्क कर दिया। अब बस इंतजार था तो उस किडनैपर के फोन का जो रात 10 बजे आने वाला था। आपटे अपनी टीम रेडी है ना? यस सर। हेलो। हाँ, किडनैपर का फोन कभी भी आ सकता है। आप लोग तैयार है ना? यस सर, हमारी छिंदवाड़ा की टीम रेडी है। जैसे ही लोकेशन मिलेगा हम उसे अरेस्ट करने के लिए निकल जाएंगे। ओके। पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी लेकिन किडनैपर ने फोन किया ही नहीं। उसकी वजह शायद ये हो सकती है क्योंकि किडनैपर जान चुका था कि पुलिस इस मामले में शामिल हो चुकी है और उसके फोन करने से पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच सकती है। किडनैपर के पास अनुराधा का नंबर है, इसका मतलब इस फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। सर, हो सकता है कि ये किडनैपर उस फैमिली के ऊपर नजर रखे हो, क्योंकि अक्सर ऐसे देखा गया है कि किडनैपिंग के पहले किडनैपर फैमिली के बारे में ज्यादा डिटेल्स निकालते हैं। उसका मतलब उसे ये भी पता था कि इस फैमिली के पास 10 करोड़ रुपए हैं देने के लिए, क्योंकि अनुराधा के बाप के पास काफी पैसे हैं और पैसों के लिए बच्चों की जान खतरे में नहीं डालेगा। और रैंसम कॉल भी अनुराधा को ही आया था। इसका मतलब कि किडनैपर जो भी है वो फैमिली की रग रग से वाकिफ है। लेकिन आप तक कौन हो सकता है ये? राघव और आकाश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, वो किस किस से मिलते जुलते हैं, उनके ग्रुप में कौन और कैसे लोग हैं। हो सकता है ये किडनैपर इनका ही कोई जानकार हो। सर, ये भी हो सकता है कि किडनैपर डर गया हो कि वो उसके साथ इतने आराम से नहीं जा सकता और इसीलिए किडनैपर ने उसकी बाइक झाड़ियों में डाल दी हो। पॉसिबल है। छिंदवाड़ा पुलिस को बोलो सुशील जैन के बारे में इंक्वायरी करें। ओके सर। सुशील जैन आप ही हैं? जी ये नंबर आपका ही है ना? सर, कुछ दिन पहले तो हमने नया नंबर लिया है, पर ये वो नंबर नहीं है। नाम और पता हमारा ही है। कहाँ से लिया था ये नया नंबर? खुशी हुई तुम्हें पुलिस को सारी गाथा सुना के? अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला होता ना तो अब तक कम से कम मेरा राघव घर आ चुका होता। अनुराधा, तो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही है। मेरा बेटा भी किडनैप हुआ है, मेरे जीने का आखिरी सहारा है ये। ऐसे में मेरे हमदर्दी और तुमसे जो मेरे बेटे को मरवाने में तुली हुई है। एक बात याद रखना तुम, अगर मेरे राघव को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, ये नंबर हम ही बेचे थे, लेकिन इतने टाइम बाद ये नंबर किसको बेचे थे ये ठीक से याद नहीं है। हाँ, तो सिम कार्ड बेचते वक्त फोटो तो लगाई होगी ना उसके फॉर्म पे? दिखा फोटो? जितना सोचेगा उतना फंसेगा। दुकान भी सील होगी, जेल भी जाएगा। चल अब सीधे तरह से बोल। गलती हो गई साहब। मुझे एक सिम चाहिए अर्जेंट। पेपर आईडी है कुछ? पेपर होता तो इतना पैसा दिया होता। देता है तो बोल, वरना आगे से लेता हूँ। देता हूँ, रुको। सर, हम सोचे कि हम पैसा नहीं कमाएगा तो कोई और कमा लेगा। वो बहुत पैसा दे रहा था, इसीलिए सुशील जैन के नाम का पेपर, उस पे हम उसको एक सिम कार्ड दे दिए। चल अब ये बता कि दिखता कैसा था वो? शक्ल तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन कद काठी लंबा था और सांवला कलर था।
तेरे 2 पैसे के लालच में किसी की जान जा सकती है। ले चल इसको, ले चल। माफ कर दीजिए सर। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। देखिए, किडनैपर जो भी है उससे आप लोगों की फैमिली के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, खासकर राघव और आकाश के बारे में। तो राघव और आकाश के बारे में आप लोग जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं दीजिए। राघव का डेली रूटीन क्या था? सर, राघव तो सुबह कॉलेज जाता था और उसके बाद ओशीवारा में उसकी एक्टिंग क्लास होती थी और फिर घर। लेकिन उस दिन वो आकाश को पिक करके दुकान से होते हुए घर आने वाला था सर। क्या राघव उसे हर रोज दुकान से लंच के लिए पिकअप करता था? नहीं सर, आकाश अपनी स्कूटी से आया जाया करता था। उस दिन किसी ने उसके स्कूटी का टायर काट दिया था। टायर काट दिया? जी, और दुकान राघव के रास्ते में ही पड़ती थी, इसलिए उस दिन राघव आकाश को लिफ्ट देने वाला था। शायद मेरा अंदाजा गलत था कि राघव के पेरेंट्स के पास पैसे हैं, इसलिए उसे टारगेट बनाया गया। टायर की हालत को तो देख कर लग रहा है कि असली टारगेट आकाश था। किडनैपर चाहता था कि वो दुकान तक पैदल जाए, लेकिन राघव ने उसे लिफ्ट दी, इसलिए किडनैपर ने दोनों को उठा लिया। लेकिन सर, किडनैपर आकाश को क्यों उठाएगा? क्योंकि अगर वो अंदर का आदमी है तो अच्छी तरह से जानता है कि प्रतिमा उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दे सकती। इसी बात का तो पता करना है कि किडनैपिंग की वजह क्या है, पैसा या कुछ और। आपके सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकलवा और हमें राघव के कॉलेज, एक्टिंग क्लास और मेहता फैमिली के शॉप और घर में काम करने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ करनी पड़ेगी। 15 तारीख को दोपहर को तुम कहाँ थी? मैं डीएन नगर में थी साहब, वहाँ भी मेरा एक काम है ना, तो मैं वहाँ गई थी। साहब, मैं सुबह आया था, मैंने ही रोहन बाबू को गाड़ी से कॉलेज छोड़ा और उसके बाद गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी। उसके बाद मैं दोपहर को वापस आया था रोहन बाबू को कॉलेज से लेने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये मेहता फैमिली के बीच में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव? वैसे तो सब ठीक है साहब, लेकिन सुधीर भाऊ, अनुराधा ताई, प्रतिमा मैम सबकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। क्या बनाया ये? मारना चाहती हो हमें? नमक जहर कर रखा है, चखा नहीं था क्या? मैंने तो ठीक ही डाला था, लगता है सुप्रिया ने दोबारा डाल दिया, इसीलिए इतना। वाह, अब अपने किए का इल्जाम बाई पे लगाने लगी है। पापा, मुझे नहीं लगता कि काकी ने जो खाना बनाया है उसे हम में से कोई खा सकता है। बेटा, क्या हो गया? किस पे चिल्ला रहे हो आप? इन पे, जिन्होंने आज रात के खाने की बैंड बजा दी। भूखा सोना पड़ेगा ना अब तो। अरे एक छोटा सा काम करना होता, वो तुमसे नहीं होता क्या? काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हो मां से? बेटा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे। चुप कर आकाश, गलती मुझसे हुई है। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम दोनों माँ बेटों को सिर पर चढ़ा रखा है। रहना खाना तो मुफ्त में मिलता है ना। देखिए, हम लोग इस घर में आपके रहमो करम से नहीं रह रहे। आकाश, आज मेरे पापा जिंदा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि ये घर हमारा नहीं है। चुप रहो आकाश। इस घर पे जितना हक आपका है ना, उतना हमारा भी है। आकाश, वाह, ये तमीज सिखाइए बेटे को। दूं तुझे तेरा, हाँ दूं तुझे तेरा। क्यों 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 चिल्ला रहे हो बच्चे पर? हाँ, आप तो जानती हो ना, दीदी को वैसे भी कोई काम ठीक से आता ही नहीं है। देवाजी, तो क्या दोनों फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती थी? कैसे बनेगी साहब? अभी कुछ साल पहले ही प्रतिमा मैडम के पति कमलेश साहब की मौत हो गई थी और उसके बाद प्रतिमा मैडम और उनका लड़का आकाश, उनके साथ ये फैमिली नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। प्रतिमा मैडम घर के काम में हाथ बटाती थी और आकाश बाबा को तो दुकान में नौकर बना के रखा था। मतलब घर में उसका कोई साथ नहीं देता था? साथ की तो छोड़ दो साहब, कोई सीधे मुंह उनसे बात भी नहीं करता था। सिर्फ राघव और आकाश बाबा ही उनसे अच्छी तरह से बात करते थे। और रोहन? रोहन साहब, रोहन एक नंबर का बदतमीज लड़का है। सर, राघव ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही रहता है और नए लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करते ज्यादा। अच्छा, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर। सर, उसके दोस्त तो झूठ बोलेंगे, जबकि सच यह है कि वो कोई शरीफ नहीं। काहे की पढ़ाई? ले बैग पकड़। क्या बोलता भाई? देख राघव, मेरा फोन वापस दे दे। अबे तू ये बता कि तेरे माँ बाप ने तेरे पैदा होने से पहले ये डिब्बा ले लिया था क्या? देख राघव, मेरा फोन दे दे, वरना क्या रे? मारेगा तू मेरे को मारेगा तू? ले, तोड़ दिया तेरा फोन, क्या करेगा तू? मारेगा मेरे को? हाँ मार। अबे ये तो रोने लगा। बे रो मत, ले हाथ दिखा तेरा, ले इतने पैसे रख, मैं ना तेरा डिब्बे से अच्छा फोन आ जाएगा, समझा? रोया मत कर रहे, बड़ा हो गया तू, चल।
सर जब देखो अपने पैसे वाले होने की अकड़ दिखाता है, लड़कियों के सामने कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करता है। हाँ सर, राघव पिछले 1 साल से हमारे एक्टिंग कोर्स कर रहा था। हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है सर, हमारे पास कार्ड भी है सर, हमारे यहाँ से बड़े बड़े एक्टर निकले हुए हैं। जितना पूछा गया है ना उतना ही जवाब देने का, समझा ना, वरना सारी एक्टिंग भुला दूंगा। ये राघव का कोई करीबी दोस्त था तुम्हारे इंस्टीट्यूट में? साहब उसका कोई करीबी दोस्त था ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ एक नंदू नाम का लड़का था, वो अक्सर उसके साथ आता जाता था। ये नंदू कौन है? ये नंदू का फोटो है क्या तुम्हारे पास? साहब हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, बहुत कम पैसे में। साहब देता हूँ उसका फोटो। सर ये है नंदू। सर एक्चुअली आकाश ना अपने में रहने वाले इंसान है, उसके कोई दोस्त भी नहीं है, उसने मार्केट में किसी के साथ दोस्ती भी नहीं की। जिस दिन आकाश और राघव गायब हुए थे उस दिन तुमने ही उन्हें आखिरी बार देखा था ना? हाँ साहब, राघव आया था दोपहर में मिलने, और दोपहर के 2:30-3 बजे के आसपास राघव और आकाश दोनों घर के लिए निकल गए थे। ये बात और किस किस को मालूम है कि आकाश राघव के साथ घर जाने वाला था? सर शायद मेरे अलावा और उसके घर वालों को पता होगा। ठीक है। सर 1 मिनट। सर राघव उस दिन अपने एक दोस्त के साथ आया था, पर मैं उसको नहीं जानता। सर ये तो नंदू है जो राघव के साथ एक्टिंग क्लास जाता था। हाँ साहब, हम लोग आते जाते थे। राघव मुझे इस बिल्डिंग में छोड़ता था, पर उस दिन महेश साहब का फ़ोन आया कि मैं बांद्रा जाकर उन्हें लेकर आऊँ, इसलिए मैं अगले बस स्टॉप पर उतर गया। तुम राघव को कैसे जानते हो? सर मैं महेश साहब का ड्राइवर हूँ। राघव और महेश साहब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सर मैं मुंबई एक्टर बनने आया था, बहुत दिन तक काम नहीं मिला, रहने खाने की प्रॉब्लम हो गई थी सर। सर आप बिलीव नहीं करोगे, राहुल ने मेरे एक्टिंग क्लासेस की पूरी फीस भर दी थी। आते जाते कई बार उसने लिफ्ट भी दी है सर। राघव बहुत अच्छा है, दिल का राजा इंसान है सर वो। एक बात बताओ, हाल फिलहाल में इस सोसाइटी में ऐसा कोई नया रहने के लिए आया है जो राघव का दोस्त बन गया हो? नया तो कोई नहीं सर, पर हाँ अगली बिल्डिंग में एक लड़की रहती, पारुल। राघव उसे ही डेट कर रहा है। तुम्हारे महेश साहब का फ्लैट नंबर क्या है? जी सर 15 तारीख को नंदू आया था मुझे बैंड्रा लेने के लिए। वो बैंड्रा कितने बजे पहुंचा था? यही सर लगभग 3:30 बजे हूँ। सर ये मेहता फैमिली के बिल्डिंग के पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज है। ठीक है तुम जाओ। सर ये तो रोहन है। हाँ मैंने ये आकाश के स्कूटर के टायर काटे थे, क्योंकि नफरत थी मुझे उस आकाश से। और इस नफरत की कोई खास वजह? सर मैं जिस लड़की को पसंद करता था, आकाश ने जानबूझकर उसकी सेटिंग राघव से करवा दी। आराम से। अबे हम इधर दे राघव। आकाश भाई पीछे खेलो। एक दिन हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तब वो भी वहां पर अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी। मैं हिम्मत करके उससे बात करने जा ही रहा था कि उस आकाश ने मुझे देख लिया और मुझसे आगे बढ़कर पारुल के पास चला गया। सुनो प्रीति को भी लेके आना साथ में। ओके एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमारे ग्रुप पिक ले सकती है? सॉरी प्लीज आई इंसिस्ट, जस्ट 1 पिक। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। राघव आजा, ग्रुप पिक लेंगे सब। आजा 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 आजा, आना। चल 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 चल। बताना किसी पिक आई? वाओ मस्त आई है। राघव देखना, देख कितनी सी पिक आई है। यार ये तो बहुत ही क्लासी आई है। मैं तो बोलता हूँ अपना पोर्टफोलियो बनवा ले इनसे, देख फिर कैसा रातों रात स्टार बन जाएगा तू। चल यू गाइस कैरी ऑन, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चल बाय बाय। और राघव ने पारुल को मुझसे छीन लिया सर, और ये सब कुछ हुआ उस आकाश की वजह से। क्योंकि राघव टाइम टाइम पर उस भिखारी को पैसे देता था, इसलिए उसकी चापलूसी करता था।
परेशान होकर मैंने उसकी स्कूटी के टायर काट दिए। पर सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी की किडनैपिंग नहीं की सर। पुलिस को शक था कि रोहन इस किडनैपिंग के पीछे हो सकता है और इसी संदेह के तहत उन्होंने रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। अगवा करने का शक अनुराधा और सुधीर पर भी बन सकता था, क्योंकि वो लोग आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और राघव को शायद इसलिए अगवा किया गया था ताकि उन पर किसी को शक ना हो। किडनैपिंग का मोटिव आकाश और प्रतिमा के पास भी था, लेकिन इस किडनैपिंग के पीछे का असल मकसद क्या था, असल सच क्या था, वो अब तक रहस्य बना हुआ था। और वो लोग कौन थे जो सुधीर को धमकी दे रहे थे? आकाश और राघव का कुछ पता नहीं था और शक की सुई सब पर घूम रही थी। कोई किसी से बदला लेना चाहता था और कोई किसी का फायदा उठाना चाहता था। पर क्या यही असल मकसद था इस अपहरण का? इनके 3 लाख रुपए मिलेंगे। मोटा भाई, मेरे बेटे की जान खतरे में, मुझे पैसों की जरूरत है, सहायता करो मेरी। मैं कहां से दूं तुझे पैसे? तू तो मेरी हालत जानती है ना। तू अपने देवर और देवरानी से बात करके देख। मोटा भाई, अगर वो मेरी मदद करते तो मैं ऐसे दर दर नहीं भटकती। मेरे बच्चे की जान खतरे में। नहीं है मेरे पास पैसे। सर, साइबर क्राइम से पता चला है कि अनुराधा को गुजरात के राजकोट से एक फोन आया था और वो नंबर किसी राजेश्वर के नाम पे रजिस्टर्ड है। पहला रैंसम कॉल एमपी से, दूसरा गुजरात से। पॉसिबल है कि ये भी फेक कॉल हो। अनुराधा ने भी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। चलो चलकर देखते हैं उनका गेम प्लान क्या है। सर, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं सिर्फ अपने बेटे को सही सलामत घर लाना चाहती हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि पैसा लेने के बाद वो आपके बेटे को छोड़ देगा? और सिर्फ आपका बेटा नहीं गायब हुआ है, इनका भी गायब हुआ है। ये भी एक मां है और शायद आपसे ज्यादा परेशान है। अगर आप लोग अपने बेटे की सलामती चाहती हैं तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बताइए क्या कहा था किडनैपर ने? क्या कहा था किडनैपर ने? उसने पैसे रेडी रखने के लिए कहा था। वो कल सवेरे 8 बजे फोन करेगा और बताएगी कि पैसे कहाँ रखवाने। अब दे, यही सही मौका है उस तक पहुंचने का। हेलो, हेलो सर, अभी फोन आया था कि किडनैपर ने उन्हें टेंपल रोड के पार्क में पैसे लेकर बुलाया है। टीम रेडी करो। सर, यही पार्क है। गाड़ी पुढे क्या? सर, किडनैपर ने इसी बेंच के नीचे बैग रखने के लिए कहा था। पोजीशन लो। सर, सुधीर ने बैग उस बेंच के नीचे रख दिया है। डिस्टेंस पे रहो, नजर रखो। ओके सर। एक आदमी आया और वो बैग की तरफ देख रहा है। जब तक वो बैग नहीं उठाता कोई एक्शन मत लेना। ओके सर। तो उठाया नहीं बैग, लेकिन एक्शन मत लेना, हो सकता कोई और हो। God damn it! हमारे हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन किडनैपर तक कैसे पहुंच जाती है? उसने पैसे मंगवाए,
वहां रखा, लेकिन उठाने के लिए नहीं आया। क्यों? ये सब देख के तो लगता है मेहता फैमिली का कोई है जो किडनैपर के साथ मिला हुआ है। कहीं ये सारा काम अनुराधा और राघव मिलकर तो नहीं कर रहे हैं? पॉसिबल है सर, क्योंकि उसकी जगह और नंबर के बारे में हमें पता चल जाता है। अगली बार वो जगह भी चेंज करता है और नंबर भी। सर, आर्य कॉलोनी में एक लड़के की लाश मिली है। उम्र लगभग 18 से 19 साल है। आप लोग आजू बाजू देखो, कुछ मिलता है क्या? सर यहाँ देखकर तो यही लगता है कि उन लोगों ने दोनों को यहीं रखा होगा। ऐसा नहीं लगता कि आकाश को भी यहाँ रखा होगा। आप ठीक कह रहे सर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रस्सी है, एक ही पानी की बोतल है और एक ही प्लेट है। इसका मतलब है उन लोगों ने आकाश को कहीं और रखा होगा। हफ्ते, इसका मतलब जो अब तक हम सोच रहे थे ना, वो गलत है। हमें लग रहा था कि राघव ने किडनैप किया है, लेकिन ये सब देख के लग रहा है कि प्रतिमा और आकाश से मिलकर ये सब किया है। फॉर्मेलिटीज पूरी करो, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मेहता फैमिली को खबर करो। और हाँ, प्रतिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और सिर्फ प्रतिमा के नहीं, मेहता फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। ये केस पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। पुलिस जैसे ही किसी एक थ्योरी पर पहुंचती थी, किडनैपर का अगला कदम मानो उसके खिलाफ होता था। राघव का कत्ल हो चुका था और आकाश का अभी तक कुछ पता नहीं था। अब एक नई दिशा सामने आई थी कि कहीं यह आकाश और प्रतिमा की साजिश तो नहीं थी। वो अपने प्रॉपर्टी और बिजनेस में हिस्से और अपनी बेइज्जती का बदला लेने की मुहिम पर तो नहीं थे। आखिर गुनाह का यह जाल किसने बिछाया था? चुप हो जाओ अनुराधा। खुशी हुई तुझे? खुशी हुई तुझे मेरे बेटे को मार के? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यही चाहती थी कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। सही सलामत? अब तो इस घर में नहीं रहेगी। निकल, चल, निकल। जो होना था सो हो चुका। अब क्या मिलेगा इसे निकाल कर? क्या किया तूने? सब गड़बड़ कर दिया। लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, पैसा मांग रहे हैं। देख, अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना और मैं फंसा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, याद रख। सर, तीसरा कॉल गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर कोड़ा एरिया से पीसीओ से किया गया। सर, वैसे तो ये इलाका काफी भीड़ भरा होता है, इसलिए भीड़ में मिलकर वो आराम से गायब हो सकता है। वहां की पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी है। जैसे उन्हें कुछ पता चलता है वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। पीसीओ फोन है साहब, दिन भर पता नहीं कितने लोग आते हैं फोन करने। किस किस की शक्ल याद रखेंगे? तुम्हारी इस दुकान के आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं सर, यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं है। ठीक है सर, राजकोट पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं लगा। रोहन और राघव, इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड में भी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा दूसरे कोई नंबर नहीं है। सर, ये आकाश के मोबाइल रिकॉर्ड में एक अरविंद नाम का नंबर मिला है। ये अरविंद प्रॉपर्टी एजेंट है। और सर, जब किडनैपर का नंबर निकलवाने के लिए हमने अनुराधा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो एक अजीब बात सामने आई। उसमें उसके पड़ोसी महेश का नंबर मिला। इन दोनों में काफी सारी बातें हुआ करती थी और कोई भी कॉल 10 मिनट से कम नहीं था। मतलब इनके बीच कुछ चल रहा था। हफ्ते, मेहता फैमिली से मिलने से पहले तुम अरविंद से पूछताछ करो। ओके। सर, आकाश को फ्लैट खरीदना था, इसलिए उसकी मेरी रोज बात होती थी। क्या वो फ्लैट खरीद रहा था? हाँ सर, उसने तो 9 लाख डाउन पेमेंट भी किया है। सर, ये आकाश अपने चाचा के दुकान में नौकरी करता है और उससे सैलरी है 30,000 रुपए। फिर उसके पास 9 लाख रुपए कहाँ से आए? और जबकि वो और कुछ काम भी नहीं करता। इसका बैंक स्टेटमेंट निकालो, पता चल जाएगा इतने पैसे कहाँ से आए। सर, किडनैपर फोन क्यों नहीं कर रहे? इस बात का जवाब तो आप लोग बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि किडनैपर आप लोग की फैमिली से कनेक्टेड है और उसे इस बात का पहले पता चल जाता है कि हम कोई कॉल ट्रेस करने वाले हैं, इसलिए वो फोन ही नहीं करता। आपके पड़ोसी महेश से काफी बातचीत होती है। कोई खास वजह? सर, वो महेश की वाइफ मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो जब उसका फोन नहीं लगता तो मैं महेश के फोन पे कॉल करती हूँ
और उससे बात कर लेती हूँ। रात के 2 बजे भी कॉल करती हैं आप। बैंक स्टेटमेंट दिया? सर आपने आकाश के अकाउंट में इतने पैसे डाले कि उसने एक फ्लैट की डाउन पेमेंट तक कर दी। तो इसकी भी कोई खास वजह नहीं होनी चाहिए? सर, आकाश पैसों के लिए गलत काम कर रहा था। वो अनुराधा को इसकी और महेश के अफेयर को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। आपको इस बात का पता था? जी, मुझे इसके अफेयर के बारे में तो पता था, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग के बारे में नहीं। घर में बड़े बड़े बच्चे हैं सर, क्या करता। लेकिन इसे तो अपनी अयाशियों से बाज नहीं आना था ना। सर, राघव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राघव के शरीर पर काफी सारे घाव थे, लेकिन उसकी मौत पेट में चाकू लगने की वजह से हुई है। इसका मतलब पॉसिबल है कि ये किडनैपिंग प्रतिमा और आकाश ने मिलकर की है। राघव को मारने का उनका इरादा नहीं था, वहां से जान बचाने के चक्कर में वो मारा गया और इसीलिए शरीर पर इतने चोट के निशान है। सर, फिर आकाश कहाँ है? सर अपने प्रतिमा और सुधीर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए थे। प्रतिमा के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम चेक कर सके, मगर सुधीर के कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत सारे स्ट्रीट शेडर के नंबर मिले। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स है। मुकेश माने, सलीम कुरैशी, परेश सटवटकर और गिनाओ, इन सब के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सब हिस्ट्री शीटर्स हैं। बोल, आकाश और राघव को किडनैप क्यों करवाया तूने? सर मैं अपने ही बच्चों का किडनैप क्यों करवाऊंगा भला? पैसों के लिए, क्योंकि तुझे पैसे चाहिए और पैसों के लिए तू कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि अपनी बीबी का अफेयर भी तूने इग्नोर किया पैसों के लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अपना वीआईपी ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। चल सुधीर ने सब कुछ उगल दिया। अब तुम लोगों की इसी में भलाई है कि तुम लोग भी सब सच बोल दो। बोलो साहब, उसका डिलीवरी बॉय सारा पैसे लेके भाग गया साहब। अपने को 25 लाख का चूना लगाया साहब। तो ये कौन सी कहानी सुना रहे हो तुम लोग? राघव को क्यों मारा ये बताओ। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। ये सुधीर है ना, उसने हमारे क्लाइंट का हवाला में 25 लाख का घाटा किया। वही पैसा वसूल करने के लिए क्लाइंट ने हमको पैसा दिया था। उसी के लिए उसे धमका रहे थे साहब। हमने बाकी कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। सर मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं सर? इनोसेंट बनने का नाटक करने से कुछ भी नहीं चलेगा, समझा? तूने हवाला किया जो बहुत सीरियस क्राइम है। बेटा अब तो तू गया अंदर। सर, एक मिनट। ये आकाश का मोबाइल ऑन हुआ है भिवंडी में, लेकिन उसके अंदर जो सिम डाला गया है वो नंबर किसी मुश्ताक के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब आकाश जिंदा है और इस बार फिर किसी और का नंबर यूज करने की कोशिश की है। आपने साइबर क्राइम ब्रांच को अलर्ट करो और भिवंडी निकलने की तैयारी करो। ओके सर। सर, एड्रेस इसी एरिया के मोबाइल शॉप का है, यही दुकान है। मुश्ताक नाम है उसका। इसका मतलब आकाश का फोन यहाँ रिपेयर होने के लिए आया होगा। क्या नाम मुश्ताक है? हाँ मुश्ताक है। क्या हुआ? इस IMEI नंबर का कोई फोन आया था रिपेयर होने के लिए? तो आप क्यों पूछ रहे हो? पुलिस। हाँ साहब, देखता हूँ मैं। हाँ साहब, मोबाइल तो आया था बनाने, पर वो मैं रिपेयर करके दे दिया उसको। लेकिन वो मोबाइल जब ऑन हुआ तो उसके अंदर जो सिम था वो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ साहब, कोई भी मोबाइल बनाने के बाद में मैं मेरा सिम डालता हूँ। सिम डालने के बाद में मैं चेक करता हूँ कि मोबाइल बना के नहीं। अब मोबाइल बन गया तो मैं मेरा सिम निकाल लिया और वो अपना मोबाइल लेके चले गया। वो क्या ये वही आदमी था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था। वो थोड़ा काला था और लंबा चौड़ा, थोड़ा हट्टा कट्टा था साहब वो। अच्छा, अगर स्केच बनवाने की जरूरत पड़े तो उसका हुलिया याद है? साहब मतलब गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ साहब। आपने इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर ये किडनैपिंग आकाश ने की तो उसके साथ और भी लोग। दूसरा कि आकाश अभी भी उनके गिरफ्त में है। और तीसरा कि आकाश को भी इन लोगों ने मार दिया। साइबर सेल को अलर्ट करो, उनसे कहो जैसे ही ये दोबारा फोन ऑन हो उसके लोकेशन की इंफॉर्मेशन हमें। ओके सर। राघव को मार के तुम लोग ने पूरे डील का सत्यानाश कर दिया।
यहाँ पे क्या कर रहा है? जाके फोड़ो इससे पहले। हमें ये जगह फौरन खाली करनी पड़ेगी। सर हम लोग रेडी है। ओके आपके मूव इन। ओके सर। कौन? पुलिस। हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़, हाथ ऊपर, चल चल चले। बोला आकाश का। साहब आकाश को तो मार दिया। हमको आकाश की सुपारी मिली थी सर। किसने दी उसकी सुपारी? नंदू ने दी थी सर। सर मुझे सिर्फ आकाश को मारना था, राघव को तो बस किडनैपिंग करने का ड्रामा करना था सर। पर उन सालों ने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी रखी थी और राघव भागने की कोशिश भी कर रहा था सर। बस उसी वजह से वो मारा गया। इसका मतलब इस किडनैपिंग में मेहता फैमिली या उनके किसी करीबी का इन्वॉल्वमेंट था। जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचा रहा था, कौन है वो? आकाश मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे दो और बंद कर दो मेरा मुंह। वो क्या है ना, अगर खुला रहेगा तो चलता ही रहेगा। और फिर ये भी हो सकता है कि आपके और अनुराधा काकी के अफेयर के बारे में आपकी बीवी को बता दें। देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते आकाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कुछ करते हैं। और मुझे पता था कि 15 लाख देने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेगा। मैंने इसीलिए दोनों का किडनैप करवाया ताकि मैं पुलिस को गुमराह कर सकूं। वैसे भी किसी का शक मुझ पर नहीं जाता। आकाश को मारने और राघव को कुछ दिन रखने का मैंने नंदू को 10 लाख रुपए दिया, लेकिन नंदू का लालच बढ़ता गया और राघव को छोड़ने के लिए वो 5 करोड़ रुपए मांगने लगा। सर मैं एक्टर बनने आया था। मुझे पता था कि मुझ पर कोई पैसा लगाएगा नहीं, खुद फिल्म बनानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे 5 करोड़ की जरूरत थी, जो मुझसे नहीं हो पा रहा था सर। इसीलिए मैं आकाश और राघव को उस दिन दुकान से अपने घर पर सुबह लेकर गया और फिर दोनों को ड्रिंक में सर नींद की दवा मिलाई और फिर उन दोनों को आर्य कॉलोनी लेकर गया। आकाश को तो तभी मार दिया था, जंगल में वहीं गाड़ दिया और पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक लोखंड वाला बैक रोड पे छोड़ दिया। इसका मतलब जो रैंसम कॉल एमपी और गुजरात से आए थे वो फेक थे ना, हमें गुमराह करने के लिए? हाँ। अनुराधा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मुझ पर पूरा विश्वास करती है। वो इस केस की सारी डिटेल्स आकर मुझसे शेयर करती थी और मैं आप लोगों को मिसलीड करता था। पुलिस ने उन लोगों को भी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया जो फिरौती की रकम के लिए फेक कॉल्स करते थे। और आकाश की डेड बॉडी पुलिस ने आर्य कॉलोनी के जंगल से नंदू की बताई हुई जगह से बरामद की। कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब इंसान बेसब्री दिखाता है और जल्द से जल्द सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है तो अक्सर गलत रास्ते पर निकल ही पड़ता है। नंदू और आकाश ने भी यही गलती की थी जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। अनुराधा और महेश को भी अपने नाजायज रिश्ते की कीमत अदा करनी पड़ी। प्रतिमा भी दोषी, उसने आकाश को गुनाह करने से रोका नहीं और सिर्फ अफसोस करती रही, जो अफसोस अब उसकी जिंदगी बन गया था। सुधीर पैसे के लालच में इतना अंधा हुआ कि उसके सामने उसका परिवार उजड़ गया और हवाला डीलिंग्स की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे भी गिरफ्तार किया। महेश को किडनैपिंग और हत्या करवाने के जुर्म में, नंदू को हत्या, किडनैपिंग और सबूत मिटाने के जुर्म में और शंकर और उसके साथियों को आकाश और राघव की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है।
ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होनी अभी बाकी है। किसी का हक मारना और गलत तरीकों से कामयाब बनने की इच्छा रखना अपराधी बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। याद रखें, अपराधी बनने से अपने आप को हम सिर्फ खुद ही रोक सकते हैं। जरूरत है तो बस जरा विवेक और धीरज की। कमाल है इस लड़की की, समझ में नहीं आ रही कहाँ गई। क्या हुआ, मिली क्या? नहीं मिली, आसपास सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं है। यही कहीं होगी। तुमने अगर ठीक से देखा होता तो शायद। ठीक से देखा मतलब? पागल हूँ मैं, अंधा हूँ मैं, आग में पट्टी बांधकर घूम रहा हूँ। इतनी टेंशन है तुम्हें ना, जाके बाहर ढूंढ लो। अरे बस बस, देखो इसको। ये भी कोई झगड़ने का टाइम है क्या? अरे 4 घंटे हो गए स्कूल छूट के, अभी तक वो घर नहीं आई। अभी हम सीधे पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट। नहीं आई, अभी इतनी जल्दी नहीं, 1-2 घंटे बाद जाएंगे। उसकी मां मैं हूं या तुम? तुम्हें पता होना चाहिए कहां है वो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? रूल है कोई? बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? और जिम्मेदारी पर मुझे भाषण मत दो, समझे? अरे बस संदीप, सुजाता, 8 घंटे हो गए, अभी तक वो आए नहीं। अब मैं खुद जाती हूँ पुलिस में रिपोर्ट करवाने। आई, तू थमा, मैं जा, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। तुमको आना है तो आओ। गजानना, और पोरीला सुखरूप ठेव रे बाबा। सोचा था एक दिन घर में बैठ के आराम से मैच देखूंगा, लेकिन इसकी वजह से वो। श्रुति, 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 कहाँ थी तुम? कहाँ थी? श्रुति, श्रुति, तू ठीक तो है ना? हाँ बेटा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कहाँ थी इतनी देर तक? जवाब क्यों नहीं देती है? तुझे पता है तेरी वजह से ऑफिस आधे में छोड़कर आना पड़ा है। बाहर जाके देख, तेरी उम्र के बच्चे कैसे अपनी केयर करते हैं, और यहाँ तुम सिर्फ मेरी टेंशन बढ़ाना जानती हो। टेंशन? तुम्हें? हाँ, तुमने कभी अपने अलावा किसी की परवाह की है? मैं देखो यहाँ अपना बुटीक छोड़ के आई हूँ। बुटीक? सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बुटीक के बारे में। इस घर में ना आते ही रोज नया ड्रामा शुरू हो जाता है। इस घर में शांति कभी नहीं मिलेगी। हाँ, आ गई महारानी मुझे टेंशन देके। श्रुति, श्रुति बेटा, चल चल कुछ खा ले। हाँ बेटा, चल चल। श्रुति, श्रुति, श्रुति। यस, फाइनली आइडिया काम आ गया। रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों के अलावा इंसान की और भी कई जरूरतें होती हैं, और इनमें मुख्य हैं प्यार, संवेदना, स्वीकृति, तवज्जो। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि दूसरे उसे अनदेखा करें, नजरअंदाज करें। बच्चों में ये प्रेम और स्वीकृति की चाह और भी तीव्र होती है। पैदा होते ही बच्चा ये जान जाता है कि माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे रोने की आवश्यकता है। क्या श्रुति का गायब होना अपने परिवार का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ थी कि श्रुति का परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। अपने संबंधों के बीच की जटिलताओं और उनके परिणामों से ये खुद बेखबर थे। अरे श्रुति अब तक घर नहीं आई। फिर से? चलो कोई बात नहीं, स्कूल छूटे अभी 4 घंटे हुए। पिछली बार भी 8 बजे आई थी, आ जाएगी। अरे पन क्या आई? पानी पीने दे मुझे। टीवी देख रहे हो? 8:30 बज गए, इस लड़की का पता नहीं। आने दो उसे, उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। वैसे लास्ट टाइम कहाँ भटक रही थी, कुछ पता है? तुमने नहीं पूछा था क्या? मुझे लगा तुमने पूछा होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर लादने की पुरानी आदत है तुम्हारी। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। एक बार में सुना नहीं ठीक से? तो
नाम? श्रुति नाइक। उम्र? 16 साल। बच्ची का मानसिक संतुलन कैसा था? आई मीन डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं? हाँ, पहले तो वो बहुत उदास थी। घर में किसी ने उसे डांटा था? माँ बाप के बीच लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ था? उसके माँ बाप डिवोर्स लेने वाले हैं। तो इसी वजह से तो वो घर छोड़ के नहीं गई? मेरा मतलब ये टेंशन वगैरह से दूर जाने के लिए। शायद होगा साहब। आपको अपनी बेटी की कुछ भी नहीं पड़ी जो इनको रिपोर्ट लिखवाने आना पड़ा? सर नहीं, वो हमें नहीं पता था कि आई आपके यहाँ, और वैसे भी लास्ट टाइम श्रुति घर वापस आ गई थी। श्रुति कहाँ थी तुम? तो हमें लगा कि इस बार भी वो घर वापस आ जाएगी। हाँ सर, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, मतलब एक बार और वो घर से जा चुकी है। तो क्यों भागी थी वो घर से? सर वो मतलब सर एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता। और वापस आने के बाद आप लोगों ने पूछा भी नहीं होगा? कमाल की फैमिली है। इन्होंने बताया कि लड़की के पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं है। जी, बच्चे बिगड़ जाते हैं ना सर, इसीलिए हमने उसे फ़ोन नहीं दिया। उसके बिगड़ने की इतनी परवाह थी तो थोड़ा वक्त निकाल के उसे देख लेती क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि लड़की घर से खुद भागी है। एक कांस्टेबल हमारा आपके घर के बाहर रहेगा। अगर कोई रैंसम कॉल आए या श्रुति का खुद का कोई फ़ोन वगैरह है तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। और श्रुति के एक लेटेस्ट फोटो चाहिए। दूर से ही सही, लेकिन माता पिता का अपने बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना बेहद जरूरी है। काश कि श्रुति के माता पिता उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से वाकिफ होते तो शायद आज उसे ढूंढने में आसानी होती, और क्या पता श्रुति के गायब होने की नौबत ही ना आती। माँ बाप द्वारा कोई जानकारी ना मिलने पर पुलिस को श्रुति के स्कूल की तरफ अपना रुख करना पड़ा। सर ये श्रुति के फ्रेंड्स हैं, दिशा, नीति और अनन्या। सर कल तक श्रुति एकदम ठीक थी। श्रुति को कोई टेंशन थी? आई मीन ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो उसने आपसे बताई हो? नहीं सर, लेकिन स्कूल शुरू हुआ तब वो थोड़ी सी उदास जरूर थी। क्यों? सर उसके मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है, सो दैट्स व्हाई। सर वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो। वो ये बात हमें हमेशा बताती थी। जब स्कूल खत्म होने वाला था तब तक शी वॉज टोटली फाइन। अच्छा, ये जो डिवोर्स वाली बात तुम बता रही हो जिससे उसे स्ट्रेस था, तुम्हें क्या लगता है उस वजह से वो घर छोड़ के भागी हो? कभी कहा कुछ उसने तुमसे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। अच्छा ये बताओ, श्रुति इससे पहले भी एक बार घर से भागी थी लेकिन रात को घर वापस आ गई थी, उसके बारे में कुछ जानते हो? सर ये रहे आखिरी सीसीटीवी फुटेज। श्रुति के घर के जस्ट पहले एक ज्वेलरी शॉप है, वहां से स्कूल और स्कूल से घर, वहां की लास्ट फुटेज। यानी श्रुति किसी भी सीसीटीवी में नहीं दिखी? सर सिंगल कैमरा, एटीएम, आसपास के लोगों सभी से पूछताछ की, इवन फुटेज को भी दोबारा चेक किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हेलो, कहां से बात कर रहे हैं? श्रुति नायक के स्कूल से। एक्चुअली जब आप लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे तो हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। क्या? एक्चुअली जब आप लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे तो हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। क्या? सर जब श्रुति घर से भागी थी तो वो हमारे साथ ही थी, और उसे घर से भागने का आइडिया भी हमने ही दिया था। स्कूल से निकल के
2-2 घंटे वो हम तीनों के घर रही और फिर वो अपने घर गई। तुम्हें पता नहीं ये सब कितना खतरनाक है? आखिर ऐसा आइडिया क्यों दिया तुमने? सर वो खुद ही बार बार बोलती थी कि उसके घर पे उसकी कोई परवाह नहीं करता है। सर ने अंकल आंटी को लड़ते हुए सुना था। मुझे लगा जब मॉम डैड का डिवोर्स होगा तो वो लोग मुझे फोर्स करेंगे दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए, पर कल रात मैंने उन दोनों को फाइट करते हुए सुना। वो दोनों ही मुझे नहीं चाहते, पता नहीं कोई मुझे अपने पास रखना क्यों नहीं चाहता। सर श्रुति अपनी मम्मी पापा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। यस, फाइनली आइडिया काम आ गया। और कुछ ऐसा है जो तुमने हमें नहीं बताया? देखो श्रुति की जिंदगी खतरे में हो सकती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो फिर से गायब हो गई है और हमें नहीं पता वो कहाँ है और कैसी है। कोई छोटी से छोटी बात भी हमारे काम आ सकती है। नहीं सर, बस यही एक बात थी। अजीब बात है सर, ज्यादातर डाइवोर्स के केस में पेरेंट्स बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। दोनों ही बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें हेलो सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेंटल एनालिसिस रिपोर्ट से पता चला है कि बॉडी श्रुति की है। सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, साथ ही साथ बॉडी पर कई छोटी मोटी इंजरीज भी हैं। सर रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी के फेफड़ों पे धुआं मिला। सर इसका मतलब यह हुआ कि जब श्रुति को जलाया जा रहा था वो जिंदा थी। सर बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि रेप हुआ है कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता। जिंदा जलाया गया? लगता है श्रुति से किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली, या फिर उसके माँ बाप से। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मतलब ये दुश्मनी झगड़ा ये सब मेरे श्रुति में था ही नहीं। किसी ने मेरे श्रुति को इतनी बेरहमी से। खुद को संभालिए आप। सर मैं रतन सिंह हूँ और यहाँ पड़ोस में रहता हूँ, और ये मेरी बीवी शालिनी। सर ये श्रुति के नाम की रिसिप्ट मिली है और ये चार्जर भी मिला है। ये चार्जर आपका है? नहीं, ये मेरा तो नहीं है। मेरा भी नहीं है। श्रुति के पास जब फोन नहीं था तो ये चार्जर कहां से आया? एजी ऑनलाइन वेंचर्स का आपने नाम सुना है? कभी श्रुति ने जिक्र किया हो? एजी ऑनलाइन वेंचर्स? नहीं, मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया। 60,000 रुपए की रिसीट है। 60,000? एक बार श्रुति ने मुझसे पैसे मांगे थे 60,000। मगर उसको इतने पैसे क्यों चाहिए थे? उसे नौकरी करने के लिए चाहिए थे। नौकरी के लिए 60,000? उसे डर था अब ये दोनों डिवोर्स के बाद उसे छोड़ देंगे, इसीलिए वो काम करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया लेकिन पर मंथ 75,000 की नौकरी है, फिर मॉम डैड से पैसे मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा 60,000 रुपए, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दूं तुझे? जब आप में से किसी ने उसे पैसे नहीं दिए तो ये 60,000 रुपए उसके पास आया कहां से? सर रिसिप्ट पे जो एड्रेस था वो फेक है। यहाँ एजी ऑनलाइन वेंचर नाम से कोई भी बिजनेस नहीं है। कदम, मुझे लगता है ये कंपनी भी फेक है और उसने अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी से श्रुति को झांसे में लिया हो। साइबर सेल से कांटेक्ट करो और उन्हें ढूंढ निकालो। ओके सर। आदिल भाई, पुलिस। तू ही आदिल है? हाँ सर। मुझे बस इस लड़की के बारे में पूछताछ करनी है। जानता है इसे? इस लड़की ने जॉब के लिए कांटेक्ट किया था मुझे सर। 19 साल? इसकी एज तो 16 साल है। पता नहीं सर, फॉर्म तो उसी ने भरा है। ये देखिए सर, फोटो भी उसकी। श्रुति नायक, एज 19, गोरेगांव वेस्ट।
किसी लड़की ने तुझे 60,000 रुपए दिए थे? हाँ सर। पक्का यकीन है? हाँ सर, रेस्टोरेंट में मिला था मुझे। और पैसे लेने के बाद तूने उसे मार दिया, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, बस वो चली गई और फिर दोबारा नहीं मिली सर मुझे। अब पकड़ इसे। क्या पूछा मैंने? पैसे लेने के बाद फिर से श्रुति से मिला था, फेक जॉब रैकेट के चक्कर में मार दिया लड़की को। नहीं सर, दोबारा नहीं मिला। उल्टा वही रोज मुझे फोन करती थी, मैसेज करती थी, मेल करती थी, पूछती थी जॉब कब शुरू होगी, सॉफ्टवेयर कब मिलेगा वगैरह वगैरह। अब जब मैंने उससे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया तो मुझे धमकी देने लगी कि पुलिस में जाएगी। पुलिस में जाने की धमकी दी, इसलिए तूने उसे मार दी? नहीं सर, लोगों को चूना लगाना एक बात है, लेकिन मर्डर नहीं सर। श्रुति जॉब करना चाहती थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो जाएगा तो वो उसे छोड़ देंगे, और वो अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने मेरे घर का एड्रेस दिया। और ये जॉब पाने के लिए उसने 60,000 रुपए दिए? यस सर, लेकिन पैसे देने के बाद भी वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि उस ऑफिस से ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई मेल। श्रुति के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसकी दादी ने दिए, श्रुति ने बताया मुझे। जिस नंबर से तुझे श्रुति के फोन और मैसेज आते थे वो नंबर बता। सर नंबर तो याद नहीं है, शायद मोबाइल में होगा। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें देख के बता चल। सर पूरा नंबर याद नहीं है, पर शायद यही नंबर है, 740। सर श्रुति के फोन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड आ गए। सर ये रहा श्रुति का स्कूल और ये उसका घर। श्रुति इस रास्ते की बजाय इस रास्ते पर गई, जीसीसी बिजनेस एंड होटल क्लब, और इसी जगह उसका फोन आखिरी बार ट्रेस हुआ। हमने आसपास लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। सर प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े एरिया में अगर श्रुति का फोन कहीं पड़ा भी होगा तो उसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल। क्या सोच रहे हैं सर? चार्जर सर, ये श्रुति के नाम की रिसिप्ट मिली है और ये चार्जर भी मिला। अरे वो मोबाइल फोन का चार्जर, लेट्स जस्ट होप कि वो चार्जर ओरिजिनल हो। मेरा मतलब है उस फोन के साथ उसी बॉक्स में आया हो। उस चार्जर पे छपे नंबर के जरिए हम उस दुकान तक पहुंच सकते हैं जहां से वो फोन खरीदा। ये रहा पैकेज का स्टॉक नंबर और फोन का IMI नंबर। चेक करके बताइए फोन किसने खरीदा था। साहब, कैश से खरीदा होगा तो बताना मुश्किल है, अगर कार्ड वापरा रहेगा तो पता चल सकता है। फिर भी आप देखिए। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ये रहा मोबाइल का डुप्लीकेट बिल, क्रेडिट कार्ड ही वापरा है। सर मोबाइल शॉप में पूछताछ करके पता चला है कि फोन क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया, और जब मैंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाली तो कोई रतन सिंघल का नाम सामने आया। सर ये रतन सिंघल वही है जो श्रुति के पड़ोस में रहता है। सर मैं रतन हूँ और यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ। रतन, अरे सर आप आइए ना, आइए सर। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ सर, उसके पास चार्जर कहाँ से आया ये तो मुझे मालूम नहीं, पर सर इसमें ताज्जुब की क्या बात है? उसका तो अक्सर हमारे घर में आना जाना लगा ही रहता था। हो सकता है जाने अनजाने वो ले गई होगी चार्जर। श्रुति आपके घर क्यों आती थी? दरअसल हमारी कोई औलाद नहीं है और वो जब यहाँ आती थी तो अच्छा लगता था। आखिरी बार कब मिले आप श्रुति से? काफी टाइम हो गया ना? हाँ। अचानक ही आना उसने बंद कर दिया। अच्छा वो फोन दिखाई फोन जो आपने खरीदा था, जिसका चार्जर श्रुति ले गई। अच्छा वो फोन सर मेरा चोरी हो गया, या शायद मुझसे कहीं गुम हो गया।
सर अक्सर मुझसे ऐसा हो जाता है। जी सर, इनका तो कोई भी फोन ज्यादा दिनों तक टिका ही नहीं है। सर दोनों ही मियाँ बीवी काफी घबराए हुए लग रहे थे। बीवी किचन से बार बार झांक भी रही थी, ऐसा लग रहा था काफी डरी हुई। दोनों के बारे में पूछताछ करो, पता करो इनके संबंध श्रुति के साथ में कैसे। ओके सर। रतन सिंगल साहब, सब सोसाइटी में कहते हैं कि वो जेंटलमैन है, वो कोई जेंटलमैन नहीं है। मैंने तो पहले ही मिस्टर मिसेस नायक को बोला था श्रुति को उस पास मत भेजो, अच्छे लोग नहीं हैं। पर जब देखो श्रुति उन्हीं के घर आती जाती थी। उस दिन मैं सिंगल साहब के घर के बाहर से जा रहा था तो देखा तो सिंगल साहब के घर के बाहर श्रुति निकली और रोती हुई अपनी घर की तरफ भाग रही थी और थोड़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। मैं गया था एक बार स्विमिंग पूल पे, तो देखा सिंगल साहब ने श्रुति को मोबाइल दिया। मोबाइल देखकर श्रुति इतनी खुश हुई कि सिंगल साहब को गले से लगा लिया। उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत देर बातें की और फिर वो चले गए। मैं अपने काम में लगा रहा। सर पूछताछ से पता चला है कि सिंगल ने ही श्रुति को मोबाइल दिया था। इस सिंगल और श्रुति के बीच में जो कुछ चल रहा था थोड़ा अजीब तो है। सिंगल ने श्रुति को फोन खरीद के दिया और वो 60,000 रुपए श्रुति के माँ बाप या दादी ने नहीं दिए। सिंगल का बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, चलो। सर आपका अंदाजा सही था, सिंगल ने ही श्रुति को पैसे दिए थे। ये उसके बैंक स्टेटमेंट है। सर नोटबंदी के समय बड़े बड़े अमाउंट निकालना तो मुश्किल था, इसलिए उसने अलग अलग 3 अकाउंट का यूज किया। 24 हज़ार के 2 विड्रॉ बैंक के थ्रू और 12,000 रुपए का विड्रॉ एटीएम के थ्रू, ठीक उसी डेट के एक दिन पहले जो डेट रिसिप्ट पर मेंशन थी। अचानक इतना कैश विड्रॉल करने की उसे क्या जरूरत पड़ गई? तो गड़बड़ है कदम, बुलाओ उसको। क्या चल क्या रहा था तुम दोनों के बीच? नाबालिग लड़की के अकेलेपन का फायदा उठा रहे थे, गिफ्ट पैसे देके उसको ललचा रहे थे, फिर उसका रेप कर दिया और उसे जला दिया। सर प्लीज प्लीज सर, मुझे मार लीजिए, मुझे जितनी गालियां देनी है दे दीजिए सर, पर इतना गिरा हुआ इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मुझे कभी औलाद का सुख मिला ही नहीं और माँ बाप होते हुए भी एक बच्ची अनाथों की तरह पल रही थी। डाइवोर्स के बाद दोनों माँ बाप में से कोई भी श्रुति की कस्टडी नहीं लेना चाहता था। मुझे दादी से सब कुछ पता चल जाता था। मैं मानता हूँ सर कि मैंने उसे मोबाइल लेके दिया, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वो घर कांटेक्ट कर सके। और सर जॉब के लिए पैसे मैंने उसे बहुत समझाया था। देखो बेटा, कोई भी जॉब इस तरह से एप्लीकेंट से पैसे नहीं मांगता। मेरे ख्याल से अगर तुम पता कर। अंकल प्लीज, मॉम डैड कभी भी अलग हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपने और आजी के लिए पैसे अर्न करने हैं। मुझे ऐसी जॉब वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। प्लीज अंकल। ये लो। थैंक यू अंकल। परिवार में प्यार और स्वीकृति ना मिलने पर बच्चे उन चीजों की अपेक्षा गैरों से करने लगते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं। काश कि श्रुति को घर में ही प्यार और समर्थन मिला होता तो आदिल और रतन जैसे लोगों के संपर्क में ना आती। तलाक में उलझे पति पत्नी अक्सर बच्चों पर अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ श्रुति के माता पिता उसकी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते थे। पुलिस को यह बात खटकी और उन्होंने अपनी जांच इस दिशा में मोड़ दी। हाँ, दोनों को छुटकारा चाहिए था श्रुति से। क्यों? संदीप को बच्चा चाहिए था और सुजाता माँ नहीं बनना चाहती थी। फिर भी संदीप ने फोर्स किया और श्रुति पैदा हुई। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप एक दूसरे से दूर चले गए। प्रॉब्लम तो श्रुति का था, ना संदीप उसे बड़ा करना चाहता था ना सुजाता। और मैं कब तक जीऊंगी उसे ही मालूम। सर माँ बाप के पास भी मोटिव हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे और दोनों ही श्रुति की कस्टडी से इनकार कर रहे हैं। बुलाओ दोनों को पुलिस स्टेशन। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सर मैं माँ हूँ उसकी और आप मुझ पे ही। दुनिया में होने वाले 100 मर्डर में से 14 मर्डर बच्चों के होते हैं, जिसमें से 55% बाप के हाथों होते हैं और 45% माँ के। माँ बाप होने का ये मतलब नहीं कि आप शक के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हाँ तो शक करिए, सुजाता पे शक करिए। उसको तो श्रुति की परवाह भी नहीं थी, मैं तो फिर भी परवाह करता था। तो संदीप को श्रुति की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन संदीप ने गुस्से में आके अपने बेटी को गाड़ी में बिठा के दहीसर तक लेके गए और उसे वही छोड़ दिया। सर उस वक्त श्रुति 8 साल की थी। कौन सा बाप अपनी बेटी को इस तरह। हाँ मैं मानता हूँ वो मेरी गलती थी और मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की। बाद में मैं उसे ढूंढ कर लाया था, वो नहीं गई थी ढूंढने के लिए। उसे तो जरा भी परवाह नहीं थी।
क्या उम्र होगी? हाँ, तुम्हारी बेटी श्रुति नायक, क्या उम्र होगी उसकी? 15 साल, 16 साल। 16 साल। ये देख तेरे फोन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के हिसाब से जितने श्रुति का मर्डर हुआ और जहां उसकी बॉडी मिली, तेरी लोकेशन केवल 800 मीटर दूर। कितनी दूर? 800 मीटर। अब सीधे सीधे बोलना चालू कर, वरना ऐसा दूंगा ना दबड़े। नहीं, आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं वहां पर था जरूर, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। क्या वजह थी? दरअसल वहां से थोड़ी दूर पर मेरे दोस्त का ऑफिस है। मेरा दोस्त वकील है। वकील के पास क्यों जाता था? डाइवोर्स के चक्कर? नहीं, प्रॉपर्टी के लिए। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि सुजाता को मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी हिस्सा मिले, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम पर कर दी थी, बस। संदीप से मिली जानकारी को जांच परख कर सत्यापित किया गया। उसका बयान सच साबित हुआ। पुलिस अब भी संदिग्धों की तलाश में थी, कोई ऐसा जिसे श्रुति से नफरत हो, दुश्मनी हो। लगता है श्रुति से किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली। परिवार से जुड़ी जांच विफल होने पर पुलिस ने अपना रुख श्रुति के स्कूल की तरफ किया। हम सबको तो अब भी विश्वास नहीं होता कि श्रुति के साथ इतना बुरा हुआ। शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल। क्या कभी श्रुति की किसी से लड़ाई हुई थी? सर, वो एक बार अनन्या ने श्रुति को थप्पड़ मारा था। सर, वो तो एक स्टूपिड सी फाइट थी। श्रुति को गलती से लग गई थी। मैंने उसे सॉरी भी बोला था। सर, श्रुति से कोई बात करना पसंद नहीं करता था। सब उसे साइको साइको करके चिढ़ाते थे। लेकिन जब मैंने उससे बात करना शुरू किया तो मुझे पता चला दैट शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। सर, उस फाइट के बाद मैं और श्रुति बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। यही लड़की थी? हाँ, ये लड़की थी सर। सर, जिसको परेशान कर रहा था वो। मेरा ध्यान तब गया जब वो लड़की चिल्लाई। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? हाँ सर, याद है ना। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये वही आदमी है जो उस श्रुति की माँ के साथ पुलिस स्टेशन आया था। चिंतन, झूठ बोलने की कोशिश मत कर। श्रुति के स्कूल में क्या कर रहा था तू? वॉचमैन ने सब बता दिया है। मैं सर, वो तो सुजाता का आइडिया था। सुजाता ने मुझसे कहा था कि मैं श्रुति को स्कूल से पिक कर लूं। सुजाता को डर था कि कोर्ट श्रुति की कस्टडी उसी को देगी, इसलिए वो चाहती थी कि श्रुति और मेरे बीच एक रेपो हो जाए। इसलिए मैं श्रुति को वहां पर स्कूल में लेने गया था। सिर्फ उसको पिक करने गया था तो स्कूल के बाहर हंगामा करने की क्या जरूरत है? सुजाता ने मुझे कहा था कि श्रुति बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, पर जब मैं उससे मिला तो उसका व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। वो काफी बदतमीजी से पेश आई मुझसे। तो ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप के अलग होने का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझसे ही धक्का मुक्की करने लगी। आवेश में आकर मेरा भी हाथ उठ गया उस पर। सर, हो सकता है कि चिंतन और सुजाता मिले हों। माँ के साथ होने से श्रुति को किडनैप करना और भी आसान हो गया। हो सकता है कि पहले श्रुति को किडनैप किया, फिर मौका पाकर उसे मार दिया। चिंतन, सुजाता और अनन्या सेठ थी। चिंतन और सुजाता के कॉल रिकॉर्ड निकालो और अनन्या के बारे में पूछता है। ओके सर। सर, अनन्या तो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। किसी और स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाना इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या और श्रुति तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जब देखो साथ में ही घूमते रहते थे। पहले श्रुति की कोई दोस्त नहीं थी, अकेली ही रहा करती थी, ऑकवर्ड सी। अनन्या पहली एक स्टूडेंट थी जिसने श्रुति से दोस्ती की थी। साहब, अनन्या सही टाइम पे घर आ गई थी साहब। फिर घर पे ही थी, थोड़ी देर आराम की साहब, फिर पढ़ाई करने लगी साहब। सर, जिस दिन श्रुति गायब हुई और जिस दिन उसकी बॉडी मिली, उन दोनों ही दिन की अनन्या की मूवमेंट मैंने ट्रेस की। सर, उसने जो बयान दिया था वो उससे मैच खाता है। और सर, स्कूल और आसपास के लोगों से पूछताछ करके पता चला वो क्लियर। सर, मुझे लगता नहीं कि अनन्या इस केस में इन्वॉल्व। और चिंतन? सर, चिंतन और सुजाता, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स क्लियर है। ना तो वो स्कूल में थे और ना ही क्राइम सीन के आसपास।
एक विस्तृत और पेचीदा जांच के बाद पुलिस इस मकाम तक पहुंच पाई थी। संदिग्ध कई थे। श्रुति का पड़ोसी रतन, रतन की पत्नी आदिल, श्रुति का पिता संदीप और चिंतन। लेकिन ठोस सबूत की कमी थी। पुलिस ने एक बार फिर से शुरुआती तथ्यों को खंगालना शुरू किया। आखिर कौन था श्रुति का कातिल और क्यों किसी ने श्रुति जैसी सीधी सादी लड़की को इतनी बेरहमी से मारा? रतन, शालिनी, आदिल, संदीप और चिंतन, इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। बस इतना कंफर्म है कि जिस वक्त श्रुति का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ, इनमें से कोई भी उसके पास नहीं था। तो क्या इस दौरान कोई और उसके साथ था जो अब तक हमारी नजर से बच गए? सर इस काम में तो एग्जैक्टली कदम, सारे सीसीटीवी फुटेज को एक्सटेंसिवली सर्च करना होगा। उस रूट पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल के हो चाहे प्राइवेट हो, सबके सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखना होगा। मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। ओके सर। पुलिस के लिए काम बहुत चुनौती भरा था। उन लोगों ने श्रुति के स्कूल से लेकर उसके घर तक के सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया। श्रुति के कातिल तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता बचा था, क्योंकि संदिग्ध कई थे लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तकरीबन 300 सीसीटीवी की फुटेज चेक की गई और इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो इस केस का रुख बदल सकता था। सर ये देखिए, इस कार में कोई उसी स्कूल ड्रेस में बैठी है। ये देखिए सर, श्रुति हो सकती है लेकिन साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कंफर्म नहीं बोल सकते। पता करो अब ये गाड़ी किसकी है। ओके सर। ये तुम्हारी कार है ना? हाँ सर, ये तो मेरी कार है। एक्चुअली मैं नीति को स्कूल से पिकअप करके ला रहा हूँ। तुम्हारी बहन नीति एसटीसी स्कूल में पढ़ती है ना? यस सर। इसे श्रुति नायक को जानते हो? श्रुति नायक? नो सर। हम नीति से बात करना चाहते हैं। नीति से? आपकी बेटी से मैं इससे पहले 2 बार मिल चुका हूं, है ना नीति? यस सर। श्रुति तुम्हारे ही ग्रुप में थी? हाँ सर, श्रुति, दिशा, मैं और अनन्या सेठी। यस सर। उस दिन घर आते वक्त तुमने श्रुति को कहीं देखा था? नहीं तो। ये देखिए सर, इस कार के और फुटेज चेक किए और कोइंसिडेंटली जहां श्रुति का फोन स्विच ऑफ हुआ, ये कार वहां पर भी लोकेट हुई। क्या कर रहा था और क्यों? तो एक्चुअली गाड़ी चलाते चलाते सांस अटकने लगी, ब्रेथलेस फील करने लगा था। सोचा कि अटैक आने से पहले इनहेलर खरीद लेता हूँ। मैं सिर्फ दवाई खरीदने वाला था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा सर। 10 सेकंड जय, गाड़ी को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज, हाई प्रायोरिटी। ओके सर। सर क्या अपडेट? सर 2 बातें पता चली। ऑटो सर्विस सेंटर की रिसीट। सर मर्डर के अगले ही दिन गाड़ी वॉश के लिए गई थी। गाड़ी को अच्छी तरह से धो दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से गाड़ी की डिग्गी में खून के निशान मिले और गाड़ी की बैक सीट पर बाल मिले। सर खून के निशान और बाल दोनों ही श्रुति के। ग्रेट। बालों का होना तो जस्टिफाई कर सकता है, खून को कैसे झुटलाएगा? उसके घर का सर्च वारंट निकलवाओ। ओके सर। देख जाए, झूठ बोलने की कोशिश मत कर। हमने इस निशान की टेस्टिंग करवाई है और डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट भी निकलवाई है। पता चला है कि निशान खून का है और ये खून श्रुति का। सीधे सीधे बोल कि तूने ये सब क्यों किया? तेरी बहन की दोस्त थी ना, 16 साल की थी, अफेयर था उससे, यूज करता था उसको। रेप किया तूने उसका? नहीं। पीछे हट, पीछे हट। नहीं सर, मैंने उसका कोई रेप नहीं किया सर। मैं तो उसे जानता तक नहीं था। मैंने ये सब अपने लिए थोड़ी ना किया। फिर किसके लिए किया? मैं उदास थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड अनन्या किसी और की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, श्रुति की। नफरत थी मुझे श्रुति से, उससे कोई बात नहीं करता था। वो तो बस यही चाहती थी कि श्रुति को अनन्या से दूर कर दे,
मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा था। मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं उन दोनों को अलग करके ही रहूँगा। उस दिन स्कूल में मैंने श्रुति को घर आने के लिए मना लिया। थैंक्स बेबी। व्हाट थैंक्स? एक बार घर तो पहुंचो, देन आई विल शो यू माय रूम, यू विल लव इट। मुझे पता था कि श्रुति के पास एक फोन था, भैया को भी बता चुकी थी। तो श्रुति और नीति को घर के बाहर छोड़ने के बाद मैं गाड़ी लेके आगे चला गया। फिर एक सिग्नल पे जब गाड़ी रुकी तो मैंने श्रुति के बैग से उसका फ़ोन निकाला। उसके फ़ोन को तोड़कर मैंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया सर। और फ़ोन फेंकने के बाद मैं घर पे आ गया वापस। नीति मेरे लिए वेट कर रही थी। प्लान था श्रुति को डराकर अनन्या से दूर करना। अनन्या सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, सिर्फ मेरी, और किसी की भी नहीं। कैसा भाई है रे तू? ऐसे मदद की अपनी बहन की? ये करके तूने अपनी और अपनी बहन की दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर ली। अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। हत्या करना, सबूत छुपाना, ये सारे के सारे चार्जेस लगेंगे तुम्हारे ऊपर। एक दोस्त को पाने के लिए दूसरे दोस्त को मार दिया। जहां माँ बाप की उपेक्षा की वजह से श्रुति का जीवन नष्ट हुआ, वहीं ज्यादा लाड प्यार ने नीति की जिंदगी तबाह कर दी। अपनी छोटी बहन का मार्गदर्शन करने की बजाय जय अपराध की राह पर उसके साथ चल पड़ा। और अपराध की आड़ में पनपने वाला प्यार प्यार नहीं होता, भ्रम होता है। अपने बच्चों को उचित प्यार दें, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें समय देकर उनकी समस्याओं को समझें। याद रखें, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे अपने हाथों में है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।